मैं आज आप लोग को मुगल काल के बारे में बताऊंगा। और मुगल काल के बारे में कभी आप सोचना कि हमारे देश के ऊपर राज कितना किया। हमारे देश के ऊपर तकरीबन 1526 में मुगल काल की नींव रखी गई और 1857 में पूरे मुगलिया सल्तनत को उखाड़ कर फेंक दिया गया और जितने भी बादशाह हैं तो बादशाह के पद को ही समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिश का कब्जा अच्छे तरीका से हो गया और ये 1526 से लेकर के 1857 तक की कहानी है। और 1526 से लेकर के 1857 तक की कहानी में जितने भी बादशाह हैं तकरीबन 17 बादशाह हैं, 17 बादशाह हैं और 17 बादशाहों ने 331 साल तक हमारे भारत के ऊपर राज किया। और 331 साल तक वो राज किए। राज करने के दौरान हमारे देश में अपने आप को बादशाह घोषित करते थे। बादशाह हम उसे देखो, बादशाह हम उसे कहते हैं, बादशाह हम उसे कहते हैं जैसे कि मान के चलो शाह, शाह का मतलब होता स्वामी, हमसे बढ़कर कोई और नहीं। तो बादशाहों से पहले मिर्जा हुआ करता था, मिर्जाओं से पहले सुल्तान हुआ करता था। पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें कि सुल्तान किसे कहते हैं, मिर्जा किसे कहते हैं और बादशाह किसे कहते हैं। सुल्तान हम उसे कहते हैं जो सुल्तान अपने आप को सुप्रीम नहीं बोला करता था। सुल्तान के ऊपर कोई ना कोई होता था और उसे हम कहते थे खलीफा। सुल्तान अपने ऊपर को खलीफा कहा जाता था, ये सब सुल्तान मानते थे। कभी दिल्ली सल्तनत का जब काल पढ़ना कि 1206 से लेकर के 1526 तक का जो आप कहानी पढ़ोगे तो उसमें सब के सब बालक हमारे देश में सुल्तान आए। सुल्तान के बाद मिर्जा आए। कभी आप नाम सुने, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ये जो मिर्जा जो टाइटल है ना, ये समरकंद में लगाया जाता था। अब मिर्जा उन्हें कहते थे जो किसी राजकुमार का बेटा होता था, जो सबसे ज्यादा अमीर होता था, उसे हम मिर्जा का टाइटल दिया करते थे। ये आपका जो टाइटल है वो टाइटल उज्बेकिस्तान में यानी कि समरकंद वाले इलाका में इसको दिया जाता था। और एक बादशाह, बादशाह का मतलब देखो, बादशाह और सुल्तान का दोनों का तात्पर्य बस यही है कि बादशाह अपने आप को सुल्तान घोषित कर, सॉरी, बादशाह अपने आप को खलीफा घोषित करता था, जबकि सुल्तान अपने आप को खलीफा घोषित नहीं करता था। ये दोनों में अंतर था। और ये सिस्टम सबसे पहले पूरे मुगलिया सल्तनत में अगर कोई लाया तो सिर्फ और सिर्फ बाबर लाया। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन, मुगल सल्तनत का नींव किसने रखा? तो बाबर ने रखा। बाबर अपने आप को बादशाह कहने लगा, बाबर अपने आप को बादशाह कहने लगा कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन बाबर के शासनकाल जब आप पढ़ोगे तो उसमें 3 सिस्टम को डाला गया, यानी एक बादशाह बोला गया, एक वजीर बोला गया, एक मीर बख्शी बोला गया। बादशाह जो सुप्रीम, इससे ऊपर कोई नहीं। अब वजीर उसे बोलते थे जैसे आप बोलते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप वजीर सिर्फ फाइनेंस को देखता था। और मीर बख्शी जो होता था वह समझो सैन्य मामलों का सुप्रीम माना जाता था मीर बख्शी को। तो बादशाह, वजीर और मीर बख्शी, बादशाह, वजीर और मीर बख्शी, सुल्तान, मिर्जा और बादशाह, ये तीनों का पहले आप आप तीनों का मतलब अच्छे से समझ लो। उसके बाद देखिए बाबर, हमारे बाबर मुगलिया सल्तनत में सबसे पहला नींव रखा और हुमायूं इसका अपना पुत्र था। हुमायूं एकमात्र ऐसा सुल्तान था उसे तख्ता पलट कर दिया गया। यानी कभी आप इसके बीच में पढ़ोगे, इसकी लड़ाई चौसा का लड़ाई हुआ, बिलग्राम की लड़ाई हुआ, उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अपने देश से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये हुमायूं है। थोड़ा जानकारी ले लेते हैं 17, उसके बाद आपको टेक्सास से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। अकबर कहा जाता है कि अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1-2 साल ने पूरे मुगलिया सल्तनत में सबसे लंबे समय तक राज किया। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है ये 49 साल तक राज किया, 49 ईयर्स, 49 साल तक राज किया सिर्फ और सिर्फ अकबर। देखो, जबकि ये पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी ये 49 साल तक राज किया। और इसके बारे में जितने सारे पॉलिसी है, कभी देखना मनसबदारी व्यवस्था, 10 साला व्यवस्था, सब इसके समय रखा गया। और ये सबसे लंबा, अगर पूरे मुगलिया सल्तनत में सबसे लंबे समय तक अगर कोई बादशाह अगर राज किया, जिसका नाम क्या था? अकबर। और जहांगीर अपने आप को सलीम कहता था। जहांगीर बोलिए या ये सलीम बोलिए, सब एक नाम होता है। इसके बाद शाहजहां आया। शाहजहां का दूसरा नाम खुर्रम बोलते हैं। औरंगजेब तो बालक खुद को जिंदा पीर कहने लग गया। औरंगजेब खुद को जिंदा पीर कहने लग गया। अगर आपसे पूछागा किस बादशाहों के अंतर्गत सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति हुआ करता था, तो बालक औरंगजेब का नाम आप लिखना। बहादुर शाह का दूसरा नाम क्या था? इसका नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह जो अपने आप को काफी तकरीबन 60 से 61 साल की उम्र में यह बादशाह बना था, कुछ ही दिन तक रहा था।
उसके बाद जहांगीर शाह आया। जहांगीर शाह को बोलते हैं लंपट, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं लंपट राजा बोल सकते हैं, इसे लंपट मूर्ख बोल सकते हैं। लंपट मूर्खी था ये जहांगीर शाह बिल्कुल मूर्ख था। और फर्रुखसियार इसे घृणित कायर बोल सकते हैं, इसे घृणित कायर बोल सकते हैं फर्रुखसियार को। रफी उद, उसके बाद जो आया 10वां नंबर रफी उल दर्जात। रफी उल दर्जात पूरे के पूरे बादशाहों, पूरे मुगलिया सल्तनत में सबसे कम समय तक राज करने वाला रफी उल दर्जात था। और रफी उल दर्जात को सैयद भाइयों ने इसे बालक हत्या कर दिया। उसके बाद इसी का एक भाई आया जिसका नाम था रफी उद दौलत, यही बालक कम समय तक रहा था लेकिन सबसे कम ये रहा था। इसके बाद मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह को बालक नाम कभी जानते होंगे, इसे हम रंगीला बादशाह कहते हैं, इसे हम रंगीला बादशाह कहते हैं। और इसके बाद फिर अहमद शाह आया। अहमद शाह के बाद बालक आलमगीर द्वितीय आया। अहमद शाह के बाद कौन आया? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि आलमगीर, देखिए आलमगीर तो भाई औरंगजेब को भी कहते थे, आलमगीर तो द्वितीय अपने आप को नाम घोषित कर दिया क्योंकि अहमद शाह का बेटा था। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। आलमगीर द्वितीय के समय क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और शाह आलम द्वितीय के समय जब इसका ड्यूरेशन आप पढ़िएगा तो इसमें दो कंडीशन है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था इसी के समय, और बक्सर का युद्ध भी इसी के समय हुआ था, और इलाहाबाद की संधि भी इसी के समय हुआ था। इससे 3 क्वेश्चन आपको बनता है। एक अकबर द्वितीय का क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्रिटिश के द्वारा कौन सा ऐसा बादशाह है जो ब्रिटिश के द्वारा मुगलिया सल्तनत में बैठाया गया, जिसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय जी का, जब आप विलियम बेंटिंक के बारे में जब पढ़ोगे उस समय राजा राम मोहन राय जी थे, उनको राजा की उपाधि देने का काम कौन किया? अकबर द्वितीय किया। उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय आया, जो सब मिला के 17 जो बादशाह हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ। इनका कोई साम्राज्य नहीं था लेकिन फिर भी अपने आप को बादशाह कहते थे, एकमात्र बहादुर शाह द्वितीय। इनकी मृत्यु रंगून वाले इलाका में हुआ, मतलब अपने देश से बाहर जाकर के इनकी मृत्यु हुआ था। ये बहादुर शाह जफर। ऐसे 17 के 17 मुगल के बादशाहों के बारे में हमने पढ़ा, शायद हमने पढ़ा। उसके बाद अगर पूछते हैं मुगल काल की व्यवस्था का स्रोत के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो मेन पर्पस आपका मेन वही है, टैक्सेस की बात करते थे कि मुगल काल में टैक्सेस कहां आता था। देखो मुगल काल में जब व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, 17वीं शताब्दी में जब व्यापार बढ़ना शुरू हुआ तो उनका व्यापार सबसे ज्यादा अरब वाले से हुआ, और अरब वाले से जब व्यापार शुरू हुआ तो वहां से पैसा आना शुरू हुआ। जब वहां से पैसा आना शुरू हुआ तो ताजमहल देखने को मिलता है, फतेहपुर सीकरी को देखने को मिलता है, आप लाल किला देखने को मिलता है, आप ये देखो ये जामा मस्जिद देखने को मिलता है। ये सब पैसा से ही हुआ। लेकिन इस टैक्स के माध्यम से हमारे देश के अंदर वो शासन व्यवस्था को कायम करते थे। चलिए ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि अगर मुगल काल शासन व्यवस्था, अगर आपसे पूछेगा मुगल काल शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी, ये किससे व्यवस्था ला, तो मुगल काल का जो शासन व्यवस्था था वो कुरान से लिया गया था, कुरान पर आधारित था। और अगर पूछा जाएगा मुगल शासन व्यवस्था का स्रोत कहां से मिला गया, तो सबसे पहले एक बाबर ने किताब लिखा था जिसे हम बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। यह किताब में बहुत अच्छे से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में बात किया गया है, सैन्य मामलों के बारे में बात किया गया है, ये प्रोविनेंस के बारे में बात किया गया, अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसको बाबर कुछ बालक स्रोत तो आपका यहां से मिलता है। ये हुमायूं नामा को जो लिखने वाली थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं, कुछ स्रोत बालक इससे मिलते हैं। आईनी अकबरी, जिसका नाम कभी सुने, अबू फजल, अकबर के सबसे नजदीक रहने वाला कोई आदमी था तो जिसका नाम था अबू फजल, सबसे ज्यादा उस पर भरोसा करता था। 9 रत्न तो होता था लेकिन 9 रत्न में सबसे ज्यादा जो उसके नजदीक होता था जिसका नाम था अबू फजल। इसके बाद अकबरनामा को जो लिखा था जिसका नाम था फैजी। कुछ स्रोत यहां से मिलते हैं कि मुगल काल में शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, और अगर चलती थी तो उसमें उनके पास पैसा कहां से आता था, इसके बारे में कुछ ना कुछ यहां जानकारी मिलता था। अगर आपसे मैं पूछूं कि मुगल काल में जो व्यवस्था था, मुगल कालीन में जो व्यवस्था था वो कैसा व्यवस्था था, उसमें सामंतशाही व्यवस्था था। सामंतशाही का मतलब होता है कि सबसे सुप्रीम बादशाह माना जाता था, बादशाह से ही शुरू और बादशाह पर ही खत्म, उसे हम बोलते हैं सामंतशाही व्यवस्था बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि
अगर मैं बोलूं कि मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार, तो उसको हम बोलते थे चांदी का सिक्का चला करता था, चांदी का सिक्का चला करता था। यानी कि मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार चांदी माना जाता था। और प्रशासनिक व्यवस्था, अगर मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे चलता था, तो भाई वो नौकरशाही था। वो कैसा था? नौकरशाही था। और अगर सैन्य व्यवस्था की बात करें, अगर कि पूरे मुगल सल्तनत में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो मनसबदारी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी कहने का मतलब होता मनसब का मतलब होता पद, या मनसब का मतलब होता रैंक। इसका शुरुआत सबसे पहले जो जहां से लिया गया था, मूल रूप से लिया गया था, मंगोलों से लिया गया था। कभी आप जानते हो कि आप कभी समझना इस चीज को कि मुगल जो शब्द है ना, मुगल जो मंगोल का फारसी भाषा मुगल कहा जाता था। मुगल जो साम्राज्य हम लोग पढ़ते हैं, ये मंगोल का फारसी शब्द है मुगल। और बालक ये नया नाम दे दिया, क्योंकि बालक इसके पिता मां कभी जब देखोगे तो बालक एक तैमूर लंग से बिलोंग करता था, एक उसकी जो माता थी मंगोलिया से बिलोंग करती थी। बालक पूरे दोनों का मिक्सअप था। कौन? बाबर था। अब समझना मनसबदारी, इसलिए ये मनसबदारी जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था मंगोलों से लिया गया है। और मंगोलों का जो किताब था, उस किताब को बालक अकबर, देखिए अकबर पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन अपने जीवन काल में इतना किताब पढ़ चुका था जितना किताब 17 बादशाह में से कोई पढ़ा नहीं था। ये पढ़ता नहीं था। इसे एक डिक्लेसिया नाम करके बीमारी था, जिसे अक्षर उसे समझ नहीं आता था। अक्षर वो सीखना चाहता था लेकिन वो समझ नहीं पाता था। वो एक डिक्लेसिया बीमारी होता जो अकबर को था। ये पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अपने पुस्तकालय में तकरीबन 10 से 15 हजार किताब रखा करता था, और डेली किताब को बालक वो सुनता था, डेली किताब को सुनता था। उसमें से 2 व्यवस्था लाए, एक मनसबदारी व्यवस्था, जिसमें बालक किसी भी जात पात का हम ये नहीं अस्वीकार नहीं करेंगे, सब लोग हमारे देश में आओ। पैदल सेना की टुकड़ी अलग होगी, आपका घोड़सवारी एक अलग होगा, हाथी पर चढ़ने वाले अलग होंगे, जो ये सब मनसब होता है। सबसे ज्यादा जो मनसब था, सबसे ज्यादा जिसके पास सेना था, जिसका नाम था मानसिंह के पास सबसे ज्यादा मनसब था। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे ज्यादा मनसब, हिंदू मनसब किसके समय टाइमिंग पर था? औरंगजेब के समय मनसबदारी प्रथा था। मनसबदारी प्रथा को बालक लागू किसने किया? तो अकबर ने किया। मनसबदारी व्यवस्था मूल रूप से कहां से लाया गया? तो मंगोलों से लाया गया। अब देखिए, मंगोलों से लाया गया, ठीक है, ये सब तो खैर व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था का आधार था, प्रशासनिक व्यवस्था था, सैन्य व्यवस्था था। टैक्स कैसे आता था? सबसे ज्यादा टैक्स, अगर आपसे मैं पूछूं कि पूरे मुगल व्यवस्था, जो भारत के अंदर में जो शासन करने के लिए उन्हें जो पैसा की जरूरत होता था, उसे हम भू राजस्व से वो पैसा वसूलते थे। किससे पैसा वसूलते थे? भू राजस्व से पैसा वसूलते थे। सबसे ज्यादा पैसा भू राजस्व से आता था, भूमि पर जो टैक्स लगाते थे उससे आता था। दूसरा होता चुंगी टैक्स। चुंगी टैक्स का मतलब वो होता है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य लेकर जा रहे हैं, उसमें कितना मालों की संख्या कितना है, मालों का वजन कितना है, उस पर चुंगी टैक्स लगाया जाता था। एक होता उपहार टैक्स होता है, एक होता नमक टैक्स। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे मुगलिया सल्तनत में जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स किसका आता था? भू राजस्व का था। तब पूरे मुगलिया सल्तनत में भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले खालसा भूमि, उस भूमि को बोलते थे जिस भूमि पर सीधा आधिपत्य, जिस पर शासन सिर्फ बादशाहों को होता था, बादशाहों के अलावा किसी का शासन नहीं होता था, उसे हम बोलते थे खालसा भूमि। सिर्फ बादशाह उस पर रह सकते, बादशाह का ही हो सकता है। जागीर भूमि उसे कहते हैं, आपको मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, आपको मैं सैलरी नहीं दूंगा, बस सैलरी के बदले मैं आपको जमीन दे दूंगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन, जब आप मर जाइएगा तो आपकी सारी जमीन हमारे अंदर हो जाएगी, बादशाहों के अंतर्गत हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं जागीर। एक सयूरगल उस भूमि को बोलते हैं जिस पर जो सयूरगल बालक बादशाह उसको दिया जाता था, कि जो धार्मिक लोग होते थे ना, उसको सयूरगल भूमि दिया जाता था, उसको बोलते थे सयूरगल। तो भूमि कैसा था? खालसा भूमि, बादशाहों का नियंत्रण। जागीर, तनख्वाह के बदले अगर आपको सैलरी नहीं देंगे, मैं आपको भूमि दूंगा, लेकिन मरने के बाद वो भूमि सल्तनत की हो जाएगी। धार्मिक लोगों को बालक पैसा देने का काम सयूरगल किया जाता था। अब देखिए, जब ये सिस्टम और अच्छे से चलने लगा तो इस व्यवस्था को सही ढंग से जो व्यवस्था किया, जिसका नाम बोलते हैं दहसाल व्यवस्था अकबर ने लाया था। ध्यान रखिएगा, पेपर का क्वेश्चन है, सीजीएल का पेपर का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन, सब दहसाल व्यवस्था अकबर लाया, 1580 ईस्वी में लाया। इसमें क्या होता था कि कोई भी जो खेत होता था ना, उस खेत में पैदावार कितना होता था, उसमें उत्पादन कितना होता, उसमें 10 साल का ऑल एंड एवरेज
लगाया जाता था और उसके हिसाब से वो पैसा वसूली करने का काम करता था, वो दहसाल व्यवस्था। दहसाल व्यवस्था को जिसको आप बोल सकते हैं टोडरमल व्यवस्था भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि टोडरमल ये सिस्टम पूरा लाया था। दहसाल व्यवस्था, देखो दहसाल व्यवस्था एक्चुअल में मूल रूप से किसका था? शेर शाह सूरी का था। उसका किताब पढ़ा, सुना कौन? अकबर। अकबर ने ये व्यवस्था उनको काफी अच्छा लगा। इस व्यवस्था के माध्यम से 4 भागों में उसको बांट दिया गया, कैसे कैसे हम उनके ऊपर टैक्स लेंगे। ठीक है, 10 साल व्यवस्था टोडरमल, क्योंकि अकबर का एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था, उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता था जिसे हम बोलते हैं टोडरमल। तो टोडरमल व्यवस्था भी कह सकते हैं, 10 साल व्यवस्था भी कह सकते हैं। और 1580 ईस्वी में अकबर लाया और 10 साल के ऊपर किसी भी भूमि पर कितना पैदावार, कितना अनाज उपज हुआ, उसके हिसाब से टैक्सेस लगाया जाता था। सबसे पहले जो बालक 10 साल व्यवस्था में जिस जमीन को रखा गया, जिसको बोलते हैं पोलज। पोलज का मतलब होता है जिस खेत पर हर साल खेती होता था उसे हम पोलज कहते हैं। प्रति उसे कहते हैं जिसमें 1 साल के डिफरेंस के अंतराल पर बालक उस पर खेती किया जाता था, उसे हम प्रति कहते थे। जिस पर 3-4 साल के डिफरेंस पर उस पर खेती किया जाता था उसे हम चाचर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चाचर कहते हैं। बंजर का मतलब होता है जो बालक कभी उस पर खेती कर ही नहीं सकते हैं, उसे हम बंजर कहते हैं। तो देखो 10 साल व्यवस्था के अंतर्गत में 4 सिस्टम को लाया गया। पहले पोलज जिस पर हर साल खेती होती थी, और बालक प्रति जिस पर 1 से 2 साल के बाद खेती होती थी, चाचर जिस पर 3-4 साल के बाद खेती होती थी, बंजर जिस पर खेती होती नहीं थी, और उसे हम 10 साल व्यवस्था कहते हैं। देखो पूरे के पूरे देखो अकबर सबसे लंबा 49 साल तक, पूरे 17 बादशाहों में से 49 साल तक बालक राज कौन किया? अकबर किया। लेकिन अकबर, अगर आप उत्तर भारत की बात करोगे ना, उत्तर भारत पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका था? अकबर का था। अगर तकरीबन 1-2 नहीं 12 प्रांत, 12 देशी रियासत अपने अंदर मिला लिया था। और नीचे जो दक्षिण भारत बोलते हैं, दक्षिण भारत का 4 देशी रियासत अपने अंदर मिला लिया था। सब मिलाकर 16 देशी रियासत से बहुत बड़ा साम्राज्य था जी अकबर का। तो अकबर सब जगह तो नहीं किया, लेकिन मुल्तान वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया, इलाहाबाद वाला एरिया, अवध वाला एरिया, आगरा वाला एरिया और लाहौर वाला, इसी 6 जगह ही 10 साल व्यवस्था था। इसी 6 जगह ही 10 साल व्यवस्था था। और ये क्वेश्चंस आपको बीपीएससी के क्वेश्चंस में आया हुआ था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुल्तान में था, दिल्ली में था, इलाहाबाद में था, अवध में था, आगरा में था और लाहौर में कौन सा व्यवस्था था? 10 साला व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था था? 10 साला व्यवस्था था। चलिए ठीक है। इसके बाद और अकबर के बाद अगर कोई बादशाह आया था, जिस बादशाह का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने भी एक सिस्टम लाया, लेकिन वो किसानों के तौर पर लाया। उसकी बोलते हैं नस्तक प्रणाली। क्या बोलते हैं उसको? नस्तक प्रणाली। सॉरी, नस्तक नहीं, नस्क प्रणाली। कौन सा प्रणाली? नस्क प्रणाली बोलते हैं। नस्क प्रणाली। नस्क प्रणाली का दूसरा नाम होता है कनकूत। कनकूत का मतलब, कन का मतलब होता अनाज, कूत का मतलब होता अनुमान लगाना। यानी अनाज को आप बोल सकते हो उसका राजस्व निर्धारण की प्रणाली, यानी अनाज के ऊपर वो अनुमान लगाता था किससे कितना टैक्स लेना चाहिए था। तो वो सब किसानों से रिलेटेड था। इस नस्क प्रणाली में, तकरीबन नस्क प्रणाली के अंतर्गत में 3 भाग में बांटा गया। पहला खुद कास्ट। खुद कास्ट का मतलब जिसके पास खुद की खेत होता था, वो उस पर खेती करता था, उसे हम खुद कास्ट किसान कहते थे। दूसरा होता है पाही कास्ट। पाही कास्ट उसे कहते थे जिसके पास जमीन तो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में जाकर के उसका खेती करता था, उसे हम पाही कास्ट कहते हैं। मुजारियन हम उसे कहते हैं जिसके पास खेती नहीं होता था, किसी दूसरे का खेत लीज लेकर के उसके ऊपर खेती करता था, उसे हम मुजारियन कहते थे। उसे हम क्या करते हैं? मुजारियन कहते थे। तो नस्क प्रणाली के अंतर्गत में 3 किसानों को रखा गया था। एक खुदकश जिसके पास जमीन होता था, और पाहीकाश बालक अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर के किसी का खेती करते थे, उसे हम पाहीकाश कहते हैं। एक मुजारियन का मतलब होता है उसके पास जमीन नहीं है, लेकिन किसी का जमीन लीज लेकर के उस पर खेती करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुजारियन किसान कहते थे। ये हुआ नस्क प्रणाली। देखिए नस्क प्रणाली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 साला व्यवस्था आपकी किताब में पूछा हुआ है। मनसबदारी व्यवस्था आपकी किताब में पूछा हुआ है। नौकरशाही व्यवस्था आपकी किताब में पूछा हुआ है। चांदी से रिलेटेड जो आधार सिक्का माना जाता था, इसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सामंतशाही क्या होता है, ये इसके बारे में 4 ऑप्शन देकर के आपके इसके बारे में पूछा हुआ। अकबर नाम किसने लिखा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। आईने अकबरी किसने लिखा, ये आपको किताब में पूछा हुआ। हुमायूं नामा किसने लिखा, ये आपको किताब में पूछा हुआ। तुजुक बाबरी, यानी कि अगर मैं पूछूं तो यहाँ से तकरीबन नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लायक है। इसमें सबसे पहला अगर क्वेश्चंस मैं अगर पूछूं कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का सबसे पहला क्वेश्चन आपका टॉपिक ये खत्म हो चुका है। ये छोटा सा मेरा जानकारी है, आप उसको समझने का बस प्रयास करना। अगर मैं इस सारे से क्वेश्चन में पूछूं, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना कि प्लासी का युद्ध किस बादशाह के टाइमिंग हुआ था।
प्लासी युद्ध किस बादशाह के टाइमिंग हुआ था? अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम या अकबर द्वितीय? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीर द्वितीय। अगर मैं बोलूं बादशाह जो शब्द है वो हमारे देश के अंदर किसने लाया? तो बाला कौन? बाबर। बादशाह के पहले क्या बोला जाता था? मिर्जा, क्योंकि इनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा शेरशाह, अगर मैं बोलूं चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध सब हुमायूं के टाइम में हुआ। अकबर, अकबर के बारे में देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने लाया? अकबर ने लाया। 10 साल व्यवस्था किसने लाया? अकबर ने लाया। अकबर के अंतर्गत में 9 रत्न हुआ करते थे। कितने रत्न हुआ करते थे? 9 रत्न हुआ करते थे। देखो अबू फजल उसमें सबसे नजदीक था, बीरबल भी था, टोडरमल भी था, मान सिंह था, सब ऐसे धाकड़ योद्धा था। देखो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी देखो कितना लंबे समय तक राज किया, उतना लंबा समय तक कोई राज किया ही नहीं। देखो इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है कि बादशाह क्या होता है, वजीर क्या होता है, मीर बख्शी क्या होता है। अगर मैं पूछूं आपसे खालसा भूमि क्या होता है? सर बादशाहों का नियंत्रण होता है। जागीर भूमि क्या होता है? अगर मैं पूछूं जागीर, जिसके पास सर सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होता तो उसको हम जमीन दे देते, उसे जागीर, लेकिन टर्म एंड कंडीशन, मरने के बाद उसे पैसा देना होता था, उसे हम जागीर भूमि कहते हैं। सयूरगल भूमि क्या होता है? सयूरगल भूमि सर उसे कहते हैं जो धार्मिक लोग होते थे ना, उनको जमीन देने का जो काम करते थे उसे हम सयूरगल करते थे। कभी कभी देखिएगा 10 साला व्यवस्था के अंतर्गत में 4 सिस्टम को रखा गया, ये भी पेपर में पूछा हुआ था। पहला पोलज, प्रति, चाचर और बंजर रखा गया। ये सब 17 का 17 बादशाह का नाम पूछेगा। अगर पूछे सबसे लंबे समय तक जो शासन किया जिसका नाम क्या था? अकबर। जो सबसे कम समय तक शासन किया तो उसका नाम क्या था? रफी उल दर्जात। रफी उल दर्जात जो आपके पेपर का क्वेश्चन है, रफी उल दर्जात। अगर आपसे पूछेगा पूरे के 17 बादशाहों में कौन सा ऐसा बादशाह जिसके समय सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति हुआ करते थे, यानी हिंदू की मनसबों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जिसका नाम वाला क्या था? औरंगजेब। मनसबदारी व्यवस्था कौन लाया? अकबर लाया। 10 साल व्यवस्था कौन लाया? अकबर लाया। और राजस्व निर्धारण की प्रणाली के लिए किसानों के ऊपर कौन सिस्टम लाया? नस्क प्रणाली लाया। नस्क प्रणाली कौन लाया? नस्क प्रणाली कौन लाया? औरंगजेब लाया। नस्क प्रणाली कौन लाया? औरंगजेब लाया। अकबरनामा किसने लिखा? सर फैजी। आईने अकबरी किसने लिखा? अबू फजल। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। तुजू के बाबरी किसने लिखा? खुद बाबर ने लिखा। ये सारा पॉइंट्स बनता है, आप इसे अच्छे से पढ़ना। और मैं छोटा सा जानकारी दी, कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बार फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले आपको जय हिंद, जय भारत।